गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि वीज़ा कितने टाइप के होते हैं और वीज़ा का क्या यूज़ होता है, एक्चुअली वीज़ा होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीज़ा एक टाइप की परमिशन होती है जो आपको चाहिए होती है। आप जिस भी कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के लिए कितने दिन के लिए आप वहाँ पर रुकने वाले हैं, आपका मोटिव क्या है वहाँ जाने के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट आपको वीज़ा प्रोवाइड करवाती है। वीज़ा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। एक टाइप से आप लोग समझ ही गए हैं, ये विजिटर जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उनको स्टे करने के लिए चाहिए होता है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कितने टाइप के वीज़ा होते हैं। बट कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, या तो आप एक वीज़ा लेके कई सारी कंट्रीज घूम सकते हैं, जैसे कि यूरोप का शेंगन वीज़ा, जो कॉमन वीज़ा भी आप बोल सकते हैं। और अगर आप नेपाल या भूटान के सिटीजन हैं और आपको इंडिया घूमना है तो इसके लिए भी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल अगर आप नेपाल और भूटान के सिटीजन हैं और किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में एंटर करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो जो पहले टाइप का वीज़ा है वो है टूरिस्ट वीज़ा। जैसे कि मैंने आप सबको अपने वीडियोज़ में बताया होगा आपको कि टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ता है अगर एज ए टूरिस्ट आप उस कंट्री में घूमने जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको यूएस जाना है तो आपको B1 टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन के लिए अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो VHS ग्लोबल आपके लिए परफेक्ट साइट है। इसके अलावा एज ए टूरिस्ट अगर आपको शेंगन वीज़ा या नॉर्मली किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप यात्रा.com या ऐसी ही कोई वेबसाइट से बुक कर लें, नहीं तो आप खुद भी इसको इंटरनेट पर बुक कर सकते हैं। काफ़ी आसान चीज़ है ये। एक होता है यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा। अगर आप किसी कंट्री में कुछ घंटों के लिए ही जा रहे हैं तो आपको ये ट्रांजिट वीज़ा एयरपोर्ट से मिल सकता है। काफ़ी कंट्रीज टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं टर्की के होते हुए, एज ए इंडियन आपको टर्की में ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा क्योंकि आप यूरोप में जा रहे हैं और ये कुछ घंटों के लिए मिलता है, 48 आवर्स या 72 आवर्स के हिसाब से। और यहाँ पे आपको कुछ फ़ी भी पे करनी पड़ती है, पर कुछ घंटों को घूमने के लिए ये ट्रांजिट वीज़ा काफ़ी काम का रहता है और आपको उस कंट्री में जाने के लिए अलग से वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा अगर आप बाद में कभी जाना चाहते हैं तो। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उस कंट्री में जाने के लिए बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको वहाँ पर प्रपोजल लेटर दिखाना पड़ेगा उनकी गवर्नमेंट को कि आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर बिजनेस, आप कहाँ बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपका फुल बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी अगर आपको बिजनेस वीज़ा चाहिए तो। अब बात कर लेते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की। अब वीज़ा ऑन अराइवल को आपने काफ़ी टाइम मेरे मुंह से सुना होगा, मेरे वीडियोस में भी सुना होगा। जैसे थाईलैंड के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अप्लीकेबल है। इसके लिए आपको जैसे कि नाम में ही है, आप वहाँ पे जाएंगे एयरपोर्ट पे वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, आपको अराइवल पे वीज़ा मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इंडिया आना है तो इसको आप ई वीज़ा भी बोल सकते हैं। ई वीज़ा इज़ लाइक आपको इंटरनेट के थ्रू खुद ही वीज़ा ईमेल आ जाएगा, आप उस ईमेल की फ़ोटोकॉपी लेके एयरपोर्ट पर पहुँच सकते हैं और आपको वहाँ पर वीज़ा मिल जाएगा। तो अराइवल ऑन वीज़ा और ई वीज़ा लगभग एक ही बात है। जो लोग दूसरे देश में जाके हायर स्टडी को अप्रोच करना चाहते हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा के लिए। आप उसको अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं या एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और ये वीज़ा की जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। अगर आप MBBS इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो 4-5 साल आपके आराम से हैं, MBA के लिए जा रहे हैं तो 3 साल। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कोर्स पे और ये सिर्फ स्टूडेंट को दिया जाता है। अगर आप लोग एक दूसरी कंट्री में जाके बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इमिग्रेंट वीज़ा के लिए। और आप पूरे श्योर हैं कि आप इंडिया या अपनी होम कंट्री में वापस नहीं आएंगे रहने के लिए, तो आपको इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और ये एक्चुअली 1 टाइम जर्नी होती है, सिर्फ एक टाइम का टिकट ही होता है, आने का टिकट नहीं होता है इसमें। तो आप अगर श्योर हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन से शादी करने वाले हैं, मेल या फीमेल, तो आपको चाहिए होगा मैरिज वीज़ा, क्योंकि ऑफकोर्स आप इंटरनेट के थ्रू तो शादी करेंगे नहीं, उनको यहाँ पे आना पड़ेगा या आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ वीज़ा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं क्या वो रीजंस होते हैं जिस वजह से लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। और ऐसा काफ़ी बार होता है, काफ़ी नॉर्मल है कि आपकी वीज़ा रिपोर्ट को या वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। एप्लीकेशन को फिल करते टाइम आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या आपका कोई केस पेंडिंग हो, आप उस कंट्री में घूमने क्यों जा रहे हैं आपने इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया हो, आपकी जो भी इनकम है आपने वो इनकम कहाँ से आती है इसका कोई प्रमाण पत्र या कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया हो, यानी आपने उसको एक्चुअली बताया नहीं हो कि आपकी इनकम कहाँ से आती है, लीगल नोटिस क्या है इसका। और अगर आपने उस कंट्री में जाने के लिए वीज़ा के लिए पहले भी अप्लाई किया था तो वो वीज़ा पहले भी डिनाई क्यों हुआ, आपने इसका रीज़न अभी तक नहीं दिया है। इसके साथ ही अगर आपको वीज़ा मिल गया था पिछली बार और अभी तक आप उस कंट्री में घूमने के लिए क्यों नहीं गए हैं, जो भी काम है उसके लिए क्यों नहीं गए हैं, इसके लिए भी अगर आपने रीज़न नहीं दिया है तो आपको इस बार भी वो डिनाई कर देंगे।
आप जिस भी कंट्री में घूमने जा रहे हैं वहाँ के लिए आपने अच्छे से रुकने के लिए व्यवस्था नहीं की हो कि आप कहाँ रुकने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो भी आपको जाने में परेशानी आ सकती है। ये थे कुछ पॉइंट वीजा के लिए जो आपको ध्यान रखना चाहिए वीजा एप्लीकेशन को फिल करते वक्त। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।